एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है परमाणु एवं अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे जुड़ सके और उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं परमाणु। परमाणु क्या होते हैं और अणु क्या होते हैं, उसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग मेथड प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया है। तो अपन वन बाय वन करके उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज अपन पढ़ते हैं परमाणु के बारे में। तो सबसे पहले परमाणु के बारे में जिसने बताया कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, वो थे भारतीय दार्शनिक जो थे 500 ईसा पूर्व। भारतीय दार्शनिक ने 500 ईसा पूर्व ही बता दिया था कि परमाणु जो होता है अविभाज्य सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। और वो भारतीय दार्शनिक है महर्षि कणाद ने 500 ईसा पूर्व ही बता दिया था कि परमाणु जो होता है क्या होता है, अविभाज्य सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है। तो भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने पहले ही बता दिया, 500 ईसा पूर्व ही बता दिया था कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कणों से मिलकर होना है। मतलब पार्टिकल्स को और डिवाइड नहीं कर सकते, लास्ट स्टेज है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ये महर्षि कणाद ने 500 ईसा पूर्व ही बता दिया था। लेकिन इनके इस प्रयोगों को मान्यता नहीं मिली। मान्यता इसलिए नहीं मिली कि वही प्रयोगों को मान्यता मिलती है जिसमें लिखित प्रमाण होते हैं। इनके कोई भी भारत में बहुत सारी खोजें हुई हैं जिनके किसी के भी लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं, इसलिए उनको इसकी मान्यता नहीं दी जाती है। और जिनके लिखित प्रमाण होते हैं उनको ही उसकी मान्यता खोज का श्रेय दिया जाता है। तो महर्षि कणाद ने सबसे पहले बता दिया था परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है। उसके बाद रासायनिक संयोजन के 2 नियम दिए थे लेवासिये ने। नेक्स्ट पॉइंट जो है लेवासिये जो साइंटिस्ट था, लेवासिये ने रासायनिक संयोजन के 2 नियम दिए थे। रासायनिक संयोजन के लिए केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 नियम दिए इन्होंने। केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब रासायनिक संयोजन के 2 नियम लेवासिये ने दिए। तो नंबर 1 कौन सा था? नंबर 1 तो जो था उन्होंने बोला द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक तो दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम, जिसको बोलते हैं अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ऑफ मास। और सेकंड जो था उसको बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। ये 2 नियम जो है लेवासिये ने दिए थे, इसको बोलते हैं स्थिर अनुपात के नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। बोलते हैं। तो सबसे पहले परमाणु को सबसे पहले भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया था 500 ईसा पूर्व की परमाणु जो होता है अविभाज्य सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया था। और कणाद का ये नियम लागू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके लिखित प्रमाण नहीं मिले। इसके बाद महर्षि कणाद के भी 2600 ईयर के बाद लेवासिये ने बताया है और बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसके बाद उसके प्रयोग किए गए हैं और परमाणु के बारे में बताया गया
हैं। तो लेवासिए जो था, लेवासिए ने केमिकल संयोजन के 2 नियम दिए, रासायनिक संयोजन के 2 नियम दिए। एक तो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और सेकेंड है स्थिर अनुपात का नियम जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो अपन 1 बाय 1 करके नियम के बारे में स्टडी करेंगे और पता लगाएंगे कि ये नियम क्या बोलते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लेवासी ने जो रासायनिक संयोजन के 2 नियम दिए थे उसके बारे में। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोल सकते हैं, इसको जो दिया था वो दिया था लेवासिए ने दिया था, लेवासिए ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये रूल क्या बोलता है? ये रूल बोलता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है, उसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। मैटर कैन बी नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन से न तो अपन पदार्थ को क्रिएट कर सकते हैं, पदार्थ को बना सकते हैं, उसके मास को बना सकते हैं, ना ही उसके मास को विनाश किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। उस मास को सिर्फ अपन एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, ना तो अपन उसको बना सकते हैं ना ही उसको मिटा सकते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का, रासायनिक अभिक्रिया लो, भौतिक अभिक्रिया लो, भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू अपन नाप है पदार्थ के कण को, पदार्थ के मास को, जो द्रव्यमान को अपन ना तो बना सकते हैं, सृजित कर सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय, विनाश कर सकते हैं। उस मास को अपन सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवासिए ने दिया था। अगर अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो एग्जाम्पल के थ्रू जैसे ए और बी, ये दोनों हैं ए और बी, इससे जो कंपाउंड बना वो बना सी। तो ए का और बी का जो मास होगा, द्रव्यमान, वो किसके इक्वल होगा? जो कंपाउंड बना है, जो न्यू कंपाउंड बना है उसके मास के इक्वल ही होगा। इन दोनों से जो कंपाउंड बना है, इन दोनों का जो मास होता है वो कंपाउंड के मास के इक्वल होता है। ना तो अपन इसके मास में कोई चेंजेस कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं मास को, ना ही इसके मास को अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ मास को एक रूप से दूसरे रूप में अपन रूपांतरित कर सकते हैं, बाकी अपन कोई भी चेंजेस इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। अगर एक अभिक्रिया अपन और लिखते हैं, जैसे अपन ने लिया है कार्बन, कार्बन सी प्लस ऑक्सीजन O2 से रिएक्शन करवाकर CO2 बना है, तो कार्बन 6 होता है, तो इसका मास जो होता है, द्रव्यमान मास, वो होता है 12, लिख लिया अपन ने। ऑक्सीजन जो होता है 16 होता है, इसका मास द्रव्यमान, और 2 ऑक्सीजन है तो ये हो गए 16 × 2 32। तो टोटल इनका मास जो मास हो गया, कितना हो गया? 32 और 2 44। कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना हो गया? 44 है। तो अब इसका कंपाउंड जो बना है CO2, तो इसमें कार्बन है तो इसका भी 12 और ऑक्सीजन का 32। तो इन दोनों को मास को ऐड करें तो इसका भी मास जो होता है 42। मतलब दोनों के जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो मास होते हैं वही उसका प्रोडक्ट का मास भी वैसा का वैसा होता है। इसमें ना तो अपन मास में कोई चेंज कर सकते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं, ना अपन इसमें से मास को हटा सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ मास को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। रासायनिक कॉम्बिनेशन का सेकेंड जो रूल है लेवासी ने दिए थे, उसमें स्थिर अनुपात का नियम। सेकेंड अपन पढ़ते हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम को प्राउस्टर ने दिया था। प्राउस्ट जो साइंटिस्ट हैं उसने, प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन दिया था। इस नियम के हिसाब से अगर अपन देखें तो शुद्ध रासायनिक यौगिकों के तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात फिक्स रहता है, चाहे वो किसी भी प्रयोग से बनाया गया हो। शुद्ध रासायनिक यौगिक मतलब केमिकल कंपाउंड जो होता है, प्योर केमिकल कंपाउंड, प्योर केमिकल कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स का जो मास होता है, उस मास का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो हमेशा फिक्स रहता है, चाहे उसको किसी भी मेथड से प्रिपेयर किया गया हो। ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स।
combined together is fixed ratio of the weights whatever its method of preparation may be। शुद्ध प्योर केमिकल कंपाउंड का जो एलिमेंट्स होता है उस एलिमेंट का जो मास होता है वो उसके मास का जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स होता है, उसमें चाहे उसको किसी भी प्रिपेयर से किसी भी मेथड से प्रिपेयर किया गया हो। ये स्थिर अनुपात प्राउस्ट का नियम बोलता है। जैसे कि अगर अपन वाटर है H2O ले लेते हैं, ये वाटर है, इसका रेशियो फिक्स होता है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, इसका रेशियो फिक्स होता है, चाहे वो सी वाटर हो चाहे वो रिवर वाटर हो चाहे वो कितना भी गंदा इम्प्योर वाटर हो, चाहे वो कैसा भी वाटर हो, लेकिन उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वो फिक्स होता है, चाहे उसको किसी भी मेथड से प्रिपेयर किया गया हो, कहीं से भी लिया गया हो। तो ये है सेकंड स्थिर अनुपात का नियम, जिसमें एलिमेंट्स का मास जो होता है, एलिमेंट्स के मास का रेशियो हमेशा फिक्स होता है, उसके द्रव्यमान का अनुपात हमेशा फिक्स होता है, चाहे उसको किसी भी मेथड से बनाया गया हो। जैसे वाटर में हाइड्रोजन 2 होते हैं, ऑक्सीजन 1 होता है, CO2 ले लेते हैं, CO2 इसमें और कार्बन 1 होता है, ऑक्सीजन 2 होता है, ये रेशियो इसके मास का रेशियो फिक्स होता है, चाहे ये किसी भी मेथड से बनाया गया हो, चाहे कुछ भी किया गया हो, उसका हमेशा उसके जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, इनके द्रव्यमान का रेशियो हमेशा फिक्स होता है। ये नियम किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था, जिसको बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। थर्ड नंबर जो लॉ है, नियम है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। थर्ड नंबर लॉ जो डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत, डॉल्टन ने एक परमाणु के बारे में बताया जिसको डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत बोलते हैं, एटॉमिक थ्योरी ऑफ जॉन डॉल्टन। जॉन डॉल्टन ने परमाणु के बारे में क्या सिद्धांत दिया, क्या क्या पॉइंट्स दिए परमाणु के बारे में, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो जॉन डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत में सबसे पहले उन्होंने बताया कि ऑल मैटर, चाहे वो एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सर हो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने होते हैं, जिसे एटम कहते हैं। जॉन डॉल्टन ने बोला है कि ऑल सभी पदार्थ जो होते हैं, चाहे वो तत्व हो, चाहे वो यौगिक हो, चाहे वो मिश्रण हो, वो सारे जो हैं छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसको बोलते हैं परमाणु। उन्होंने सेकेंड पॉइंट में क्या बोला कि सभी पदार्थ परमाणु से निर्मित होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। सारे जो मैटर होते हैं वो किससे? एटम से बने हुए होते हैं, जो क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड में उन्होंने बोला कि एटम अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में न तो सृजित होते हैं न ही विनाश होते हैं। एटम जो होता है अविभाज्य, डिवाइड नहीं किया जाता, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो एटम होते हैं। तो एटम क्या है? अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जिनको और डिवाइड अपन बांट नहीं सकते हैं, जिसको केमिकल रिएक्शन में, जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें न तो अपन उसको क्रिएट कर सकते हैं न ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसको? एटम को। ना ही अपन तो क्रिएट कर सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एटम जो है सूक्ष्मतम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसको अपन कुछ भी नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 4 में जॉन डॉल्टन ने बोला है कि एलिमेंट्स के ऑल एटम्स का द्रव्यमान व केमिकल प्रॉपर्टी इक्वल होती हैं। एलिमेंट तत्व के सभी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है और रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो हमेशा समान होते हैं। पॉइंट नंबर 6 में उन्होंने बोला कि भिन्न भिन्न तत्वों के द्रव्यमान व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ बोला है कि एलिमेंट के ऑल एटम्स, एलिमेंट जो होता है एक ही तत्वों से मिलकर बने, एक ही पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो एलिमेंट्स के ऑल एटम, परमाणु का द्रव्यमान और केमिकल प्रॉपर्टी समान होती है। जबकि भिन्न भिन्न तत्वों के अलग अलग एलिमेंट्स अगर लें अपन, तो अलग अलग एलिमेंट्स के जो मास होता है, उसका द्रव्यमान होता है और उसका केमिकल प्रॉपर्टी होती है, दोनों अलग अलग होंगे। अलग अलग तत्वों के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे। पॉइंट नंबर 6 में उन्होंने बोला है कि भिन्न भिन्न तत्वों के एटम आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं आपस में संयोग करते हैं, कंबाइन होकर क्या करते हैं? कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। भिन्न भिन्न तत्व मतलब समझ में आया? भिन्न भिन्न तत्व कैसे? जैसे CO2 है तो ये तत्व अलग है, ये तत्व अलग है, ये एलिमेंट अलग है, ये एलिमेंट अलग है, तो दोनों एलिमेंट संयोग करते हैं और दोनों एलिमेंट मिलकर यौगिक का बनाते हैं। ये यौगिक मतलब कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जॉन डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत में ये जॉन डॉल्टन ने 6 पॉइंट दिए थे
ऑल मैटर, चाहे वो एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सर हो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है। पदार्थ, सभी पदार्थ परमाणु से निर्मित होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एटम जो होता है अविभाज्य सूक्ष्मतम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में न तो अपन क्रिएट कर सकते ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एलिमेंट्स के ऑल एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा इक्वल होती है और डिफरेंट एलिमेंट के मास और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं। और लास्ट पॉइंट में इन्होंने आपको क्या बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं आपस में कंबाइन होकर किसका कंपाउंड का फॉर्मेशन, यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है एटम साइज, परमाणुओं का आकार। अगर अपन परमाणुओं के आकार के बारे में स्टडी करें तो परमाणु का आकार कैसा होता है ये तो अपन को पता है। परमाणु जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते वो परमाणु बोलते हैं, लेकिन परमाणु की साइज कितनी छोटी हो सकती है उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो परमाणु की साइज के बारे में अगर अपन पता लगाए परमाणु के आकार के बारे में तो परमाणु के लाखों परमाणु को एक के ऊपर एक रखें अगर अपन तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बनती है। लाखों परमाणुओं को, ये छोटे छोटे परमाणु हैं, ऐसे छोटे छोटे परमाणु, लाखों परमाणुओं को अगर अपन एक के ऊपर रखें, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर रखें, ऐसे लाखों परमाणु को अगर एक के ऊपर रखें तो बड़ी मुश्किल से एक कागज की शीट जितनी, जो पेपर होता है उसकी शीट जितनी मोटी परत बनती है। तो परमाणु का आकार अब आपको पता चल ही गया है कि कितना छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, परमाणुओं की जो रेडियस होती है, रेडियस को अपन नैनोमीटर से मेजर करते हैं। परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या को किसमें अपन मेजर करते हैं? नैनोमीटर में। नैनोमीटर, जिसको नैनोमीटर को nm से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक नैनोमीटर जो होता है किसके इक्वल होता है? 1 नैनोमीटर जो होता है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है, 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है 1 नैनोमीटर। परमाणु की एटम की रेशियो है ना, रेडियस है, परमाणु की त्रिज्या एटम की रेडियस नैनोमीटर से मेजर की जाती है nm, और 1 nm इक्वल होता है किसके? 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। कुछ कंपाउंड हैं, कुछ अणु हैं, परमाणु एटम मॉलिक्यूल्स एटम है, उसके बारे में पूछ लेते हैं कि उनकी जो रेडियस कितनी होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस होती है वो हमेशा होती है 10⁻⁻10 मीटर, ये हमेशा ध्यान रखना। सेकेंड नंबर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसकी जो एटॉमिक रेडियस होती है वो होती है 10⁻⁹ मीटर, ये ध्यान रखना कुछ एक चीज़ों के बारे में। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन अणु, हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में होता है, उस हीमोग्लोबिन अणु की जो साइज होती है, त्रिज्या जो होती है 10⁻⁸। और रेत का जो पार्टिकल होता है, रेत का जो अणु होता है, रेत के अणु की जो त्रिज्या होती है परमाणु की वो होती है 10⁻⁴ मीटर। तो ये कुछ एटम और मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी रेडियस के बारे में, उसकी त्रिज्या के बारे में अपन को पता होना चाहिए। तो ये टोटल कितने 4 लिखे हैं अपन ने, 10⁻⁸ और ये है 10⁻⁹। तो सबसे पहले अपन ने एटम की साइज के बारे में डिस्कस किया कि एटम की साइज, परमाणु का आकार कितना होता है, कितना छोटा हो सकता है। परमाणु की जो रेडियस होती है, त्रिज्या, वो नैनोमीटर में अपन मेजर करते हैं। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर के। अगर अपन परमाणु की साइज को देखें तो लाखों परमाणु को अगर एक के ऊपर रखें, अपन एक के ऊपर एक रखें तो बड़ी मुश्किल से जो है कागज़ की जो शीट होती है उतनी मोटी शीट बनती है। तो अपन आप फील कर सकते हैं कि परमाणु की साइज कितनी छोटी होगी। अब कुछ एटम और मॉलिक्यूल्स हैं
जिसकी ये जो रेडियस के बारे में, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है उसके बारे में, हाइड्रोजन का एटम जो होता है उसकी परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है। पानी का जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु है, उसकी जो परमाणु त्रिज्या होती है 10⁻9 मीटर होती है। हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है उसकी परमाणु त्रिज्या 10⁻8 मीटर होती है। रेत का अणु जिसकी परमाणु त्रिज्या 10⁻4 मीटर होती है। इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहते हैं। परमाणु क्या है, कभी भी स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। परमाणु कैसे रहते हैं, वे अणु या आयन बनाते हैं और ये अणु व आयन मिलकर ही पदार्थ बनाते हैं। तो सबसे पहले ये तो अपन ने देख लिया परमाणु की साइज के बारे में। अब एक चीज ध्यान रखना कि परमाणु जो होता है कभी भी स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहता है, इंडिपेंडेंट नहीं रहता है। परमाणु कभी भी स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहता है। कभी भी अकेला परमाणु नहीं रहेगा। वो किस के साथ रहेगा, या तो वो अणु के फॉर्म में रहेगा या वो आयन के फॉर्म में रहेगा। अणु मतलब मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, या वो आयंस के फॉर्म में रहता है। तो परमाणु कभी भी स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहता, अकेला नहीं रहता है। वो कभी या तो अणु के रूप में रहता है या परमाणु का या आयन के रूप में ये अणु और आयन मिलकर क्या पदार्थ का निर्माण करते हैं। और ये अणु और आयन मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो क्या है, परमाणु कभी भी स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहता है, अकेला नहीं रहता है। वो हमेशा रहेगा तो या तो अणु के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, या आयन के फॉर्म में रहेगा। और ये अणु और आयन मिलकर ये हमेशा जो है पदार्थ का निर्माण करते हैं, मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। ये चीजें ध्यान रखनी है अपन को। अब हम पढ़ते हैं, इतनी देर अपन ने पढ़ा परमाणु के बारे में, परमाणु के आकार के बारे में, परमाणु के जो सिद्धांत हैं, जो नियम दिए हैं उनके बारे में पढ़ा था। अब अपना टॉपिक है अणु, मॉलिक्यूल्स। दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं अणु कहलाते हैं। टू से ज़्यादा मोर एटम्स जो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, किसके थ्रू, केमिकल बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, वो कहलाते हैं अणु। दो या दो से अधिक एटम्स जो होते हैं, दो या दो से अधिक एटम का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, वो आपस में केमिकल बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो अणु या मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और अणु या मॉलिक्यूल्स हमेशा स्वतंत्र अस्तित्व में रहते हैं, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, जबकि परमाणु इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो आयन या अणु मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं। तो अणु हमेशा स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकते हैं। एक ही तत्व के परमाणु मिलकर या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। या तो एक जैसे एलिमेंट मिलकर परमाणु बनाए, एक जैसे तत्वों के एटम्स मिलकर अणु का फॉर्मेशन करते हैं, या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के एटम मिलकर अणु बनाते हैं। तो ये अणु के बारे में अपन ने डिस्कस किया, परमाणु के बारे में डिस्कस किया, अणु और परमाणु के बारे में डिस्कस कर दिया। आगे अपन पढ़ेंगे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, परमाणु की साइज, जिसमें अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग प्रयोग के द्वारा उनको सिद्ध किया है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।